नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 9 व्यापारिक विधि एवं अनुबंध अध्ययन। व्यापारिक विधि बिजनेस लॉज क्या होते हैं और बिजनेस लॉज में एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे भी। अच्छा चैप्टर है, आपके इसके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इससे, इस चैप्टर से, और आपके आरपीएससी के सिलेबस में है ये अनुबंध अधिनियम फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो आपको पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए आपको। विधि या संयम का अर्थ क्या होता है? विधि से आशय मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, उपनियमों, वैधानिक प्रक्रियाओं आदि से इसे संयम या राजनियम भी कहते हैं। व्यापारिक विधि का अर्थ क्या है? अब बिजनेस लॉज एक तो पढ़ा आपने, लॉस का मतलब क्या था, एक बिजनेस लॉज से मतलब क्या था। बिजनेस लॉज क्या था? व्यापारिक व्यवहारों या लेन देनों के नियमित, नियंत्रित, व्यवस्थित व प्रभावी करने वाले वैधानिक नियमों के समूह को जो है व्यापारिक विधि या व्यापारिक संयम कहते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में काम आने वाले कुछ संयम कौन से हैं, उन संयमों को यहाँ देख लेते हैं। क्या होते हैं? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। दोस्तों आपको इनके सन याद रखने हैं, कई बार प्रश्न आ जाता है कि वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में बना, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, विनिमय साध्य विलेख 1882, कंपनी अधिनियम 2013, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949। ये जो है सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अपन ने इन कुछ कानून को ही यहाँ पर लिया है। व्यापारिक भारतीय व्यापारिक विधि के स्रोत क्या हैं? इंग्लिश कॉमन लॉ, यह इंग्लैंड का सर्वाधिक पुराना राज नियम है। तो भारतीय जो व्यापारिक विधि हैं, जो बिजनेस लॉ लिए गए हैं भारत में, उनके स्रोत क्या है, वो कहाँ से लिए गए? एक तो इंग्लिश कॉमन लॉ है जो इंग्लैंड का है और सबसे पुराना राज नियम है, वहाँ से लिए हैं। परिनियम, परिनियम का आशय उन अधिनियमों से है जो किसी देश की संसद प्रणाली के तहत संसद तथा विधानसभा द्वारा बनाए जाते हैं। भारतीय रीति रिवाजों से लिए गए हैं। न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा लिए बनाए गए नियम है। न्याय, विभिन्न विवादग्रस्त मामलों को निपटाने के लिए इंग्लैंड की तरह भारतवर्ष में भी साधारण संयम न्याय पूर्ण हल नहीं दे सकता। न्यायालय को न्याय के आधार पर विवादों को तय करने का अधिकार दे दिया गया है। क्या दिया जाता है कि भाई एक नियमों में नहीं होता है, कुछ निर्णय दिए जाते हैं, वो निर्णय ही नियम बन जाते हैं, वो नियम ही लॉ बन जाते हैं, निर्णय ही लॉ बन जाते हैं। इसलिए क्या होता है, कई निर्णयों के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट्स के जो है निर्णय, कोई हाई कोर्ट्स के निर्णय जो है लागू किए जाते हैं और वही फिर क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 को पढ़ते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 हमारे देश में सितंबर 1872 को लागू किया गया था। याद रखना, कब लागू किया गया? सितंबर 1872 को लागू किया गया, जिसमें कुल 266 धाराएं थी, किंतु इसमें से कुछ धारा को निरस्त कर वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में और साझेदारी अधिनियम 1932 का निर्माण कर दिया गया है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में निम्न विषय वस्तु को शामिल किया जाता है। देख लो, अनुबंध के सामान्य सिद्धांत एवं अर्ध अनुबंध को जो है धारा 1 से 75 तक है। धारा 1 से 75 तक क्या सम्मिलित है? अनुबंध के सामान्य सिद्धांत तथा अर्ध काजी कॉन्ट्रैक्ट, सामान्य सिद्धांत और काजी कॉन्ट्रैक्ट को अपनाया गया है। एक धारा 1 से 75 तक। धारा 124 से लेके 147 तक क्या है? इसमें हानि रक्षा तथा गारंटी अनुबंध का प्रावधान किया गया है। फिर निश्चयक तथा गिरवी अनुबंधों को किस में डाला गया? धारा 143 से लेकर 181 तक डाला गया। और एजेंसी अनुबंधों संबंधी प्रावधानों को धारा 182 से लेकर 238 तक डाला गया। कुछ धाराएं इसमें से जो मिस है ना, 76 से लेकर 123 तक हैं, तो इनको उनका एक विक्रय अनुबंध अलग से बना दिया गया। और एक 239 से लेकर 266 तक जो है, उन धाराओं को एक साझेदारी अधिनियम अलग से बना दिया गया है। अब अनुबंध का अर्थ देखते हैं दोस्तों। अनुबंध शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्ट्रैक्टम शब्द से हुई है। अनुबंध शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्ट्रैक्टम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ आपस में मिलना होता है। अतः अनुबंध दो या दो से अधिक पक्षकारों व्यक्तियों के बीच किया गया ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्वों एवं अधिकारों की उत्पत्ति करता है। अनुबंध की परिभाषा है।
सारी परिभाषाएं अपने को नहीं देखनी है, अनुबंध की परिभाषा देखते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H में जो है अनुबंध की परिभाषा दी गई वो देखते हैं। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो। इस परिभाषा को आपको याद रखना है। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो, धारा 2H के अनुसार। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि अनुबंध में दो तत्व विद्यमान हैं। अनुबंध एक ठहराव है जो प्रस्ताव की स्वीकृति देने से उत्पन्न होता है। अनुबंध में क्या होता है, एक प्रस्तावक होता है जो प्रस्ताव देता है, एक प्रस्ताव को ग्रहण करता होता है जो प्रस्ताव को ग्रहण करता है। ग्रहण करने से एक ठहराव होता है और इस ठहराव को राजनियम द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सकता है, तो ये क्या बन जाता है, अनुबंध बन जाता है और एक वैधानिक दायित्व को उत्पन्न करता है। सूत्र रूप में देखें, अनुबंध बराबर ठहराव प्लस राजनियम द्वारा परिवर्तनीय, ठहराव प्लस राजनियम द्वारा परिवर्तनीय। तो ठहराव भी कब बनेगा, प्रस्ताव देंगे, प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा, स्वीकृति के साथ वो ठहराव बन जाएगा और उस ठहराव को अगर राजनियम द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सकता है तो क्या बन जाता, अनुबंध बन जाता है। वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण किया, धारा 10 में जो है अनुबंध के लक्षण दिए गए, अनुबंध की विशेषताएं दी गई हैं, जिसको पढ़ते हैं धारा 10। याद रखें अनुबंध के लक्षण। दो या दो से अधिक पक्षकार होना। अनुबंध किससे होगा, अकेला व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता। अनुबंध में दो व्यक्ति होने चाहिए या दो से अधिक होने चाहिए। किसी वैध अनुबंध में दो या दो से अधिक पक्षकार होना आवश्यक है, जिसमें एक प्रस्तावक होता है जो वचनदाता कहलाता है, दूसरा होता है प्रस्ताव ग्रहीता होता है जो वचन ग्रहीता कहलाता है। प्रस्तावक प्रस्ताव रखता है और प्रस्ताव ग्रहीता उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। यह किसी भी अनुबंध का प्रथम लक्षण होता है। फिर होता है ठहराव का आना। किसी भी वैध अनुबंध के लिए दोनों पक्षकारों के मध्य एक ठहराव का होना जरूरी होता है। ठहराव का जन्म प्रस्ताव की स्वीकृति देने से होता है, लेकिन यदि दो पक्षकार एक साथ एक ही समय पर एक ही वस्तु के क्रमशः क्रय और विक्रय के लिए प्रस्ताव करते हैं तो इससे ठहराव निर्माण नहीं होता है, यह प्रति प्रस्ताव हो जाता है। क्या होता है, प्रति प्रस्ताव। आपने प्रस्ताव दिया, उसको वापस प्रस्ताव दे देते हैं। जैसे मान लो आपको 10 रुपये में कोई वस्तु बेचनी है कि मुझे ये साइकिल 10 रुपये में बेचनी है, और वो अगला कहता है मुझे ये साइकिल 9 रुपये में खरीदनी है, तो ये प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं हुई, ये ठहराव अभी नहीं हुआ। उसने वापस प्रस्ताव दे दिया है कि क्या मुझे इसको 9 रुपये में खरीदनी है, अगर आपको 9 रुपये में बेचनी है तो हाँ भरो, तो प्रस्ताव बन जाएगा। ठीक है ना, भाई प्रति प्रस्ताव हो जाता है वापस। वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वैधानिक संबंध न स्थापित हो। इससे वैध अनुबंध निर्माण के लिए दोनों पक्षकारों की इच्छा परस्पर वैधानिक संबंध स्थापित करना चाहिए। वैध अनुबंध के लिए दोनों पक्षकारों के दिमाग में यह बात निश्चित होनी चाहिए कि एक दूसरे के प्रति कुछ कानूनी अधिकार होंगे। यदि इससे कोई पक्षकार अनुबंध को पूरा नहीं करेगा तो उसे न्यायालय द्वारा पूरा करवाया जा सकता है। ऐसे ठहराव जैसे साथ साथ खेलने जाना, समारोह में जाना, साथ साथ घूमने जाना, पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक दायित्व से उत्पन्न होते हैं, परंतु उसका उद्देश्य किसी प्रकार का वैधानिक संबंध स्थापित नहीं करना होता है। ये ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। क्या होता दोस्तों, मैंने मेरी बीवी को कह दिया कि आज अपन खाना खाने के लिए केसर होटल में चलेंगे। अगर मैं शाम को नहीं जाता हूँ तो वो मेरी बीवी मेरे ऊपर क्या नहीं कर सकती, केस नहीं कर सकती। इसका जो उद्देश्य है, ऐसा जो ठहराव है जो है ठहराव नहीं रहता है, ऐसा कोई अनुबंध नहीं रहता है, ऐसा ठहराव जो है वैधानिक नहीं होता है, और इसकी हमारी इच्छा भी नहीं रहती है कि भाई ऐसा नहीं करने पर अपन वैधानिक संबंध स्थापित करेंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, ऐसा कोई मंशा नहीं रहती है। इसलिए ये जो अनुबंध होते हैं, ये जो ठहराव होते हैं, जो हैं ये जो ठहराव होते हैं जो वैधानिक नहीं होते हैं और वैध नहीं रहते हैं। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता भी होनी चाहिए। देखो, दो पक्षकार होते हैं तो स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है, स्वस्थ होने चाहिए, वो वयस्क होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, अवयस्क नहीं होने चाहिए, अस्वस्थ नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से अनुबंध करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति नहीं होने चाहिए। तो ये जो है पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें क्या हो, वयस्क हो, वो स्वस्थ दिमाग का आदमी हो, तो ही वह आदमी क्या कर सकता है, अनुबंध कर सकता है। स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। प्रत्येक अनुबंध के लिए पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। यदि शारीरिक एवं मानसिक दबाव या धोखे, भ्रम या गलती से अनुबंध के लिए सहमति दी जाती है तो वह स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति उसी समय मानी जाएगी जब वे एक ही विषय पर एक ही अर्थ में सहमत हो और अनुबंध से संबंधित समस्त शर्तों पर एक मत हो।
स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी प्रकार के धोखे से, किसी प्रकार के भ्रम से, किसी प्रकार की गलती से उसको सहमत करवा दिया गया हो, तो बाद में वो कोर्ट के द्वारा इसको अवैध घोषित करवा सकता है इस अनुबंध को। वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए, वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए, मुद्रा में होना चाहिए, ठीक है ना, किसी वस्तु में नहीं होना चाहिए। अंशतः मुद्रा, अंशतः वस्तु में हो सकता है। वैधानिक उद्देश्य होने चाहिए। ठहराव की शर्तें, अर्थे, मूल्य, मात्रा, सुपुर्दगी का समय, स्थान, निष्पादन विधि, माल की प्रकृति आदि निश्चित होने चाहिए, निष्पादन ही होने चाहिए। स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव न हो। अनुबंध अधिनियम की महत्वपूर्ण शब्दावली। दोस्तों आज का वीडियो अपन को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आगे नोट्स मेरे प्रिपेयर इसमें इस चैप्टर के नहीं थे, तो समझ चाहूँगा। मैंने वैसे इसको वीडियो बनाने से पहले ध्यान नहीं दिया था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में अपन अनुबंध अधिनियम की महत्वपूर्ण शब्दावली को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबाओ और सब्सक्राइब करो। और अगर ये नोट्स चाहिए आपको तो एजुकेयर एकेडमी पाली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, आपको निःशुल्क नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।